दोस्तों 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए एक माइलस्टोन है जो उनके करियर और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अच्छी प्लानिंग और हार्डवर्क, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ इस परीक्षा को हम आसान बना सकते हैं। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुशील कुमार द्विवेदी जी को, जो कि लेक्चरर केंद्रीय विद्यालय भारतीय राजदूत आवास काठमांडू से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सादर आभार आपका। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि परीक्षा कब से है और प्रश्न पत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ये बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है और इस दौरान बच्चों को विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो पूर्व में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उन प्रश्न पत्रों से अभी जो वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके प्रश्न पत्र कुछ अलग होंगे। मतलब पूर्व में आपने देखा होगा कि बच्चा रट के जाता था और रट के जाने के बाद वो लिख देता था और उसके मार्क्स अच्छे आ जाते थे। लेकिन अब जो 2025 में जो अभी पेपर बच्चों से पूछे जाएंगे उसमें क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग अर्थात बच्चे की रचनात्मक क्रियात्मक कौशल को पहचानने का काम किया जाएगा, या हम कह सकते दूसरे शब्दों में ऐसे प्रश्न जिन्हें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें योग्यता आधारित प्रश्न कहते हैं। अर्थात ऐसे प्रश्नों के माध्यम से सीबीएसई बच्चों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग क्या विकसित हुई, पूरी पढ़ाई के दौरान साल भर के दौरान क्या अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई, क्या उन्होंने सीखा, किस प्रकार से अपने आसपास के परिवेश से उन प्रश्नों को जोड़ पाए, वो पढ़ाई को जोड़ पाए, तो ये एवेल्युएट करने की कोशिश की जाएगी। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो रटने की एक प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आ गई थी कि रट के जाके लिख देना या साल में आधा महीने एक महीने पढ़ के और खूब अच्छे नंबर ले आना और खूब सारी कॉपी भर देना, उस पर कुछ हद तक लगाम लगाने की कोशिश की गई है। और बच्चों के अंदर जो रचनात्मक क्रियात्मक ज्ञान कौशल छिपा हुआ है, जो उनमें रीजनिंग असर्सन है, उन रीजनिंग असर्सन को उनके प्रश्न पत्र के माध्यम से उनको इवैल्यूएशन किया जाएगा और इसके आधार पर बच्चों को एक रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करने का सही समय क्या है? बिल्कुल, जैसे ही सीबीएसई ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और अभी तो आप जान रही हैं कि जनवरी में जो ग्रीष्म स्टेशन वाले स्कूल हैं, मतलब जहाँ पे ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती हैं वहाँ प्रैक्टिकल चल रहे, और शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूल जो भी हैं अलग अलग भारत के हिस्से में और विदेशों में सीबीएसई के स्कूल, वहाँ पर तो प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो अभी जैसे प्रैक्टिकल बच्चों के चल रहे हैं तो उन्हीं प्रैक्टिकलों की जो प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ बच्चे अपने विषय की भी तैयारी करते चलें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लगभग एक महीने से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं। और जो भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं करवाई जाती हैं बच्चों की, तो वो कहीं ना कहीं से उनके जो सिलेबस होता है जो पूरा, उसी से संबंधित प्रयोगों को रखा जाता है। तो पाठ्यक्रम से उसको कोरिलेट करें और जो अपनी पढ़ाई करें इस प्रकार से करें कि वो उनको ना केवल प्रयोगात्मक वैल्यूएशन में उनकी मदद करे, बल्कि जो आगे आने वाले सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या केस बेस्ड क्वेश्चन हैं जो लगभग 50% के आसपास पूछे जाने हैं, उनमें भी उनको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करने में सहायक हों। इस प्रकार से वो पढ़ाई करें। जी डॉक्टर साहब, बच्चे एक अच्छा स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं? देखिए, पढ़ाई का तो स्टडी प्लान के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिस बच्चे को जिस प्रकार से अच्छा लगे वो अपने अनुसार स्टडी प्लान बनाए। लेकिन एक अच्छा स्टडी प्लान वो होता है जिसमें प्रत्येक विषय को स्थान दिया जाता है, और विशेषकर उन विषयों पर जिन विषयों में उनकी पारंगतता कम है, अर्थात उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, उसको वो ज़्यादा थोड़ा सा समय दें। जैसे कि गणित हो गया, आपने देखा होगा आजकल तो बेसिक और एक स्टैंडर्ड मैथ है, तो बेसिक में तो जो प्रश्न पूछे जाते वो इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें बच्चों को आगे मैथमेटिक्स में कक्षा 10वीं के बाद कैरियर नहीं बनाना है, तो उनके लिए वो सामान्य गणित के प्रश्न होंगे। वो स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। ऐसे विज्ञान के प्रश्न हो गए, तो विज्ञान के मान लीजिए उन्हें विज्ञान सब्जेक्ट में उनको दिक्कत हो रही है तो उसको थोड़ा समय ज़्यादा दे
दें। सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान में काफ़ी बच्चों को लिखना होता है, तो उसके लिए वो लिखने की खूब अच्छी प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा और बाकी विषय हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, जो भाषा के अंतर्गत आ रहे हैं, या विज्ञान विषय के अलग जो दूसरी जिन्होंने स्ट्रीम चुनी है, तो वो बच्चे अपने सभी विषयों को प्रॉपर समय दें और एक प्रकार से ऐसा कर लें कि उन विषयों को ज़्यादा दें जिनमें उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है, और जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार अभ्यास करने की, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। इससे ना केवल उनको बार बार चीज़ें जब वो रिवाइज करेंगे तो इस दौरान उनके विषय में प्रवीणता बढ़ेगी, उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, लिखने की उनकी अच्छी हैबिट विकसित होगी, जो कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोविड काल के बाद से आपने भी देखा होगा कि बच्चों में लिखने की क्षमता का कहीं ना कहीं से ह्रास हुआ है, तो उसको पुनः बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करें और अभी लगभग पर्याप्त समय है। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे रिवीजन की बात करी, तो अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए और रिवीजन करने का बेहतरीन तरीका आपके हिसाब से क्या है? और जो ये मॉक टेस्ट होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, इनका क्या रोल होता है? देखिए, जनवरी माह में मैंने अभी बताया जैसा कि आपको जो ग्रीष्म स्टेशन वाले स्कूल हैं CBSE के, जहाँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती, तो इस समय प्री बोर्ड भी चल रहे हैं। मतलब जो बोर्ड परीक्षा से पहले कुछ बोर्ड परीक्षा से मिलते जुलते प्रश्नों के साथ बच्चों का एवेल्युएशन करवाया जाता है, देखा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसकी तैयारी वैसे ही करें जैसे बोर्ड की तरह, और जो तैयारी के दौरान बच्चे जैसे अपना माइंड मैप बना लें। जी ठीक है। अब माइंड मैप में क्या करें कि जैसे पूरे विषय को लेके और उसको मुख्य पॉइंट लिख के, और उसके कुछ इस प्रकार से गाने के फॉर्म में भी बना सकते हैं, या अपने किसी चीज़ों से कोरिलेट करके चीज़ों को बना लें कि इस चीज़ को हमको इस प्रकार से याद करने में आवश्यक होती। कॉन्सेप्ट मैप बना लें, न्यूमोनिक्स बना लें जिनसे याद होने में बच्चों को सहायता होगी। तो और अपने जहाँ उनका स्टडी कक्ष है वहाँ पर वो उसको आसपास चिपका लें, जिससे कठिन चीज़ों पर बार बार उनका ध्यान रहे, वो बार बार उसे देखें। विशेषकर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो गए, विज्ञान के फॉर्मूले हो गए, हाँ, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के पीरियोडिक टेबल की बात जैसे आपने केमिस्ट्री में कही, उस पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, रिएक्शन हैं अलग अलग। जीव विज्ञान में अलग अलग किस प्रकार से साइकिल हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है। तो ये कुल मिला के जो गागर में सागर वाली स्थिति है, इस प्रकार के अपने खुद के एक नोट्स बना लें, और वो नोट्स बार बार वो समय मिलने पर 2 दिन बाद, फिर अगले 1 सप्ताह बाद बार बार रिवाइज करें। इससे उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बच्चे कैसे कर सकते हैं? मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन रिसोर्सेज और ऐप्स के यूज़ की। देखिए, अब चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, समय बहुत कम रह गया है, तो इस दौरान अब टेक्नोलॉजी पर उतना भरोसा मत करें। जो उन्होंने स्वयं के नोट्स बनाए हैं, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट मैप बनाए हैं, जो उन्होंने न्यूमोनिक्स बनाए हैं, जो उन्होंने डायग्राम्स के द्वारा चीज़ों को सीखने की कोशिश की है, और अपने संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से बार बार चीज़ों को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि अब नए ढंग से अगर वो परीक्षा के समय कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उतनी उन्हें उसके फल ना मिल पाए, उतना सकारात्मक उसका फल ना उनको मिल पाएगा। तो फिर भी अगर कोशिश यही रखें कि जो उन्होंने अपने खुद के स्वयं के नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स पर और उससे संबंधित चीज़ों पर भरोसा करें। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आंसर शीट को हम इफ़ेक्टिवली कैसे लिखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले? देखिए, आंसर शीट को लिखने के लिए पहले तो ये करना है कि अपनी कॉपी लेने के बाद उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लें, और इसके बाद लाइनिंग करने के बाद क्वेश्चन को कोशिश करें, एक के बाद एक करने की कोशिश करें, पर सिस्टमेटिक ढंग से, और बीच में खूब अच्छे से जगह रखें, प्रॉपर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। क्योंकि जो भी बच्चे अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो परीक्षा के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और परीक्षा जो देने के दौरान बच्चों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है।
दूसरा ये है कि सभी प्रश्नों को करने के साथ साथ कई बार बच्चे क्या करते हैं कि और में कई प्रश्न दिए रहते हैं अथवा में, तो बच्चे सोचते हैं शायद मैं दोनों कर दूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा एक उनका भ्रम है। इस कोशिश करें कि जो प्रश्न अच्छे से आ रहा है और में से अथवा में से उसी प्रश्न को अटेम्प्ट करें। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो पेपर के पहले जब 15 मिनट मिलते हैं, जैसे ही पेपर बच्चे को दिया जाता है तो शुरू के 15 मिनट में बच्चे को इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए और पेपर को पूरी थॉरोली पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो एग्जामिनर होते, परीक्षक कहते हैं ये चीज़ हमारे विद्यार्थियों से। तो पहले अपनी पूरा पेपर को पढ़ के ठंडे दिमाग से एक रूपरेखा बना लें और उसी रूपरेखा के अनुसार सुंदर ढंग से पेपर को करते जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि हमें ये लगता है कि अगर हमें स्ट्रेस और प्रेशर को नापना है तो उस बच्चे को देखो जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर उस समय प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चे उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हम और आप लोग जब 10-15 साल पहले की बात करें, जब हम और आप लोग पढ़ाई करते थे और परीक्षा देते थे, ठीक ऐसे ही जो आज के परीक्षार्थी की जो मनोस्थिति है, तो उस समय हम लोग IQ की बात करते थे, इंटेलिजेंस क्विशेंट कहलाता था। लेकिन आज के दौर में 21वीं सदी में अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदली हैं। IQ के अलावा इमोशनल क्विशेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बच्चे को इमोशनली भी स्ट्रांग रहना है। एडवर्सिटी क्विशेंट भी एक मापा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन बच्चा अच्छा करेगा, तो उसी के सर पर तो ताज सजेगा। इसके अलावा सोशल क्विशेंट भी उसका देखना है। तो कुल मिला के बच्चों को अपनी इमोशनल वेलबीइंग को बरकरार रखना है, अच्छे ताज़ा फल खाने हैं, योग करना है, ध्यान लगाना है और अपने रूम को हरा भरा खुला रखना है जिससे कि साफ हवा आए, उनके आसपास हरियाली रहे, सकारात्मकता के साथ परीक्षा में पहुंचना है। जी डॉक्टर साहब, मेरे पास बच्चों के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उनके उत्तर हमें दें। एक विद्यार्थी कहते हैं कि तैयारी करते समय जो भी मैं याद कर रहा हूं, क्या उसको लिखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, लिख के जब हम लोग कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो हमारी अलग अलग ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आंखों से जो चीज़ देखते हैं कई बार हमें वो याद रहती, कई बार जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमको याद रहती है। तो लिखने से वो भी एक प्रकार का हमारा एक ऐसा टास्क होगा, तो इससे चीज़ों को अच्छे से याद करने में हम सफल हो पाएंगे। जी, एक विद्यार्थी पूछते हैं कि मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूं जब मेरे दोस्त कहते हैं कि उन्होंने पूरा पाठ्यक्रम 2 से 3 बार पढ़ चुका है, लेकिन मैं अभी तक एक बार भी पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़। ऐसे विद्यार्थियों से मेरी सलाह है कि घबराएं नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने ढंग से, अपने अनुसार एक स्वस्थ ढंग से अपनी तैयारी करें, टाइम टेबल बनाएं और रोज़ अभ्यास करें, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, क्या बोर्ड परीक्षा में सैंपल पेपर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे विद्यार्थी अक्सर ये इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो वो सैंपल पेपर लगा रहे हैं उन सैंपल पेपर से पूरे प्रश्न फंस जाएंगे या आगे चल के उनके बहुत अच्छे नंबर। प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में, प्रश्न पत्र की डिजाइन के बारे में हमें प्रतिदर्श प्रश्न पत्र अर्थात सैंपल पेपर हमें और आपको बताते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो सैंपल पेपर के पैटर्न से सीखें कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाली परीक्षा में पूछे जाने हैं, उसी अनुसार अपनी तैयारी करें, ना कि उसमें रहें, इस भ्रम में रहें कि हमने तो सैंपल पेपर लगा लिए, इसी से पूरा प्रश्न मिल जाएगा या फंस जाएगा। ऐसा होने वाला फिलहाल नहीं है। एक विद्यार्थी का प्रश्न है कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत कम है और इस कारण से मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाता हूं, तो क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, राइटिंग स्पीड तो एक ऐसा चीज़ है कि लगभग 3 घंटे समय मिलता है हमारे विद्यार्थियों को। तो इन 3 घंटे में कोशिश करें विद्यार्थी कि चीज़ों को, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर दें, उनको लिखने की कोशिश करें। देखिए, आजकल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न में लगभग 50% जो प्रश्न कक्षा 10वीं में और 40% के आसपास कक्षा 12वीं में, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड, प्रतिक्रिया आधारित, केस बेस्ड, रीजन असर्शन वाले प्रश्न पूछे जाने हैं और बाकी चीज जो बचे हुए प्रश्न हैं वो लिखने वाले हैं। तो अगर लिखने की थोड़ा सा स्पीड उनकी कम है तो घबराएं नहीं, फिर भी मुख्य चीज़ों को जरूर लिख दें और उसको अंडरलाइन कर दें, जिससे कि प्रत्येक प्रश्न के कई हिस्से होते हैं तो उनके एवेल्युएशन में उनके लिए अच्छा रहेगा और उनको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि माता पिता और शिक्षकों की भूमिका क्या होती है बच्चों की बोर्ड परीक्षा में, उनकी तैयारी में?
देखिए, माता पिता और शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि घर में एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए बच्चे के लिए, जिससे कि वो अच्छे से वहाँ पढ़ाई कर सकें। उनके लिए तो मेरी माता पिता जो जिनके बच्चे बोर्ड परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाएं, बच्चे को प्रेरित करें, बच्चे को इनकरेज करें, उत्साहित करें, सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान दें, उनके लिए एक हेल्दी फूड प्रिपेयर करके उनको सर्व करते रहें। और अगर उनसे थोड़ी बहुत गलतियां भी हों तो उनको माफ़ करें, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें। और शिक्षकों के लिए यही अनुरोध है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो हमारे सभी शिक्षक जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित ही हमारे छात्रों की मनोस्थिति को समझ रहे हैं, हम सब शिक्षक। और हम लोग बच्चों को अधिक से अधिक ऐसे समय में जो भी हम उनको परामर्श दे सकते हैं वो देने में अपनी तरफ से पूरी तरह से उनकी कोशिश कर रहे हो। विद्यार्थी भी अगर किसी भी स्टेज पर ऐसी कोई परेशानी महसूस करते हो तो अपने स्कूल के शिक्षकों से मिलें और निश्चित ही उनकी समस्या का समाधान होगा और वो बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होकर अपने घर परिवार के साथ साथ समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। जी, डॉक्टर सुशील कुमार द्विवेदी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे इतनी अहम जानकारियां साझा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी लखनऊ का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतने ज्वलंत मुद्दे पर, आम बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे पर इस गोष्ठी का आयोजन किया। इसके लिए आकाशवाणी लखनऊ का बहुत बहुत साधुवाद।